थे। सास ससुर ने फैसला किया कि हम बेटे और बहू को अलहदा घर में शिफ्ट कर देते हैं। चूंकि बंगला नया बना था, ससुर साहब किराए पर उठाना ना चाहते थे कि किराएदार नए घर को खराब कर देंगे। इस इलाके में सभी बंगले नए थे, आबादी ज्यादा नहीं थी, ज्यादातर प्लॉट खाली पड़े थे। सच शुक्र के हमारी तरफ के चारों बंगले आबाद थे। पड़ोसी अच्छे हों तो तन्हाई का एहसास नहीं होता। हम भी यहां आकर खुश थे। हमारी बाएं तरफ का एक घर खाली था, उसके बाद वाला बंगला आबाद था और उसमें मिसेज आसिम रहाइश पजीर थीं, जो मेरी हम उम्र थीं, और उनके शौहर एक बैंक में ऑफिसर थे। वो सुबह जाते तो 6-7 बजे लौटते। इस दौरान वो भी अकेली होती तो नाश्ते के बाद मेरे पास आ जाती थी। हम गपशप करते, इकट्ठे चाय या कॉफ़ी पीते। दोपहर का खाना बनाने का वक्त हो जाता तो वो चली जाती। मैं भी किचन में खाने में मसरूफ़ हो जाती। सफाई वगैरह के लिए मुलाजमा थी, जो 4 बजे तक काम ख़त्म करने के बाद रुखसत हो जाती। थोड़ी देर अम्मी और बहनों या फिर सास ननद से फ़ोन पर बातें करते वक्त बीत जाता। इतने में आफाज आ जाते। रात का खाना अक्सर बाहर खाते। जिंदगी ऐसे ही हंसी खुशी रवां दवां थी। एक दिन 10 बजे शब लौटे तो बराबर वाले बंगले में रोशनी देखी। खुशी हुई कि चलो बाएं तरफ का पड़ोस भी आबाद हो गया। सोचा सुबह पता चलेगा कौन लोग आए हैं। बराबर वाले घर में एक औरत मिसेस तैयब के पास काम करने आती थी। उसका नाम जुलेखा था। वो कभी कभी मेरे घर भी आ जाती। कहती कि बेगम ने आज बिरयानी बनाई थी, आपको भिजवाई है। कभी किसी और बहाने आकर थोड़ी देर को टिक जाती और इधर उधर की बातें करके चली जाती। उस रोज जुमे का दिन था। जुलेखा आ गई और उसने बताया कि आज मिसेस तैयब घर पर नहीं है, शायद मैके चली गई हैं। मैं तो वक्त पर आ गई हूं, लेकिन उनके गेट पर ताला है। सोचा 2 घड़ी आपके पास बैठ जाती हूं, शायद वो आ जाएं। जुलेखा, हमारे बराबर वाले घर में कौन लोग आए हैं, कुछ पता है? वो बोली, मियाँ बीवी हैं, नई शादी हुई है, साहब का नाम कलीम है। साहब सुबह चले जाते हैं और रात को आते हैं। बाजी सारा दिन अकेली रहती हैं। तभी किसी के बात करने की आवाज नहीं आती। तुम मिली हो उनसे? जी, मुझे बुलाया था घर की सफाई कराने के लिए। ये नई बाजी कैसी हैं? बहुत अच्छी हैं। मैं 4 दिन गई थी, सारा घर साफ कर दिया। अब एक दिन छोड़कर एक दिन घंटे भर को जाती हूँ, झाड़ू पोंछा करती हूँ, बर्तन वगैरह और दीगर काम वो खुद करती हैं। उम्र क्या है उनकी? आपके जैसी हैं, 18 बरस की होंगी, मगर सादा रहती हैं, नई दुल्हन लगती नहीं है। बहुत खामोश तबीयत है, ज्यादा बातें नहीं करती। फौजिया नाम है उनका। अब उनके घर जाना तो मेरा सलाम कहना, ये भी कहना कि कभी हमारे घर मिलने आ जाए, वरना हम वहां आ जाते हैं। जुलेखा ने मेरा पैगाम पहुंचा दिया। फौजिया ने जवाब दिया, जब चाहें आ जाएं, मगर शाम के बाद मेरे शौहर घर होते हैं, मैं उनके साथ बाहर घूमने चली जाती हूँ। मैंने सोचा कि फौजिया नई दुल्हन है, इसलिए कहीं आने जाने से शर्माती है, क्यों ना मैं पहल कर लूं और उससे मिल आऊं। केक मंगवाया और 11 बजे दिन उसके गेट पर पहुंच गई। बेल बजाई। उसने झरी से देखा और पूछा, कौन है? मिसेस आफाज, मैं आपके बराबर वाले घर से आई हूं। फौजिया ने गेट खोल दिया और धीमी सी मुस्कुराहट से इस्तकबाल किया। मैंने केक का डब्बा उसकी तरफ बढ़ा दिया। इतने रोज हो गए, आप तो आई नहीं, मैं मिलने चली आई। बहुत अच्छा किया, उसने खुश होकर कहा। मैं भी तन्हाई से घबराती थी, लेकिन नई जगह नए लोगों से मिलने से झिझक तो होती है। वो चाय बनाकर ले आई। फौजिया काफी खूबसूरत थी, लेकिन खुश नजर नहीं आती थी। कितने दिन हुए हैं शादी को? थोड़े दिन हुए हैं। महकत दूसरे शहर में है क्या? लाहौर में है। तभी उदास लगती हो, मेरे घर आ जाया करो। फौजिया फिर भी हमारे घर ना आई। 2 हफ्ते बाद मैं दोबारा गई, उसे याद दिलाया कि तुमने आने का वादा किया था, क्यों नहीं आई? मिलना जुलना रखना चाहिए ना, तुम अकेली होती हो और मैं भी। मुझे अपनी बड़ी बहन समझो। वो सर हिलाती रही। हाँ, आप ठीक कहती हैं, मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी। 1 माह और बीत गया, मौसूफा फिर भी ना आई। मुझे कलक हुआ। आफाज से कहा, अजीब औरत है, बहुत प्यार से मिलती है, आने का वादा भी करती है, लेकिन नहीं आती। शायद शौहर इजाजत नहीं देता। तुम कलीम साहब से मिलो तो उनसे कहना कि मेरी बेगम कई बार आपकी बेगम से मिलाई हैं, मगर वो नहीं आती। क्या वजह है? क्या आपने उन्हें आने जाने से रोका हुआ है? इत्तफाक से अगले रोज ही कलीम साहब की मटभेड़ गेट पर मेरे शौहर से हो गई।
दोनों दफ्तर जाने को घरों से निकले थे। अफाज ने सलाम दुआ की और फिर मेरा पैगाम उनके गोश गुजार कर दिया। वो बोले, मैंने उन्हें नहीं रोका, जरा सुस्त हैं, काहिली से काम लेती हैं, मैं भेजूंगा उन्हें। अगले दिन फौजिया हमारे घर आ गई। बोली कि कलीम ने मुझे कहा कि पड़ोस में जाती तुम खुद नहीं हो और लोग तुम्हें मेरा कैदी समझते हैं। वो चंद मिनट मुश्किल से बैठी। मैंने चाय बनाने को मुलाजमा से कहा तो बोली, तकल्लुफ ना करो, कलीम घर पर हैं और उनकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर किसी वक्त आऊंगी। यूं वो दोबारा आने का कहकर चली गई। उसके मोहब्बत भरे रवैये पर मैं हैरान रह गई। कलीम साहब के मकान के दाएं तरफ वाले घर से एक रोज मिसेस तैयब आई। बताया कि कल उनके घर से फौजिया के रोने की आवाज आ रही थी। क्या तुमने कुछ सुना है? मैंने कहा, नहीं, मुझे तो आवाज नहीं आई, शायद मैं सो गई थी। क्या वक्त था? रात के 12 बजे होंगे। अगले रोज मैं फौजिया के घर चली गई, सोचकर हो सकता है किसी तकलीफ के बाइस रोई हो, इंसान बीमार भी हो सकता है। बैल दी, जुलेखा ने गेट खोला। फौजिया अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी थी और उसकी आंखें सूजी हुई थीं। मैंने पूछा, रात तुम रोई थी, क्या बात थी? कहने लगी, कुछ नहीं, पेट में दर्द था, कलीम ने दवा खिलाई तो आराम आ गया और मैं सो गई। फौजिया के बयान से लगा कि जैसे वो झूठ बोल रही हो। ज्यादा कुरेदना मुनासिब न समझा। अगले रोज जुलेखा आई। उसने बताया कि कलीम ने रात को उसे मारा था, जिससे फौजिया के जिस्म पर नील पड़ गए थे। मैंने स्त्री गर्म करके टकोर की है, बेचारी हिलजुल भी नहीं सकती। किस वजह से मारा था ये बात जुलेखा को मालूम ना थी, मुझे क्या बताती। बहरहाल अफसोस हुआ कि बज़ाहिर कलीम ऐसा ना लगता था, बहुत मुहज्जब नजर आता था। अल्लाह जाने क्यों बीवी पर हाथ उठाया। पूछने की नौबत ना आई। फिर ये रोज का मामूल हो गया। रोज ही फौजिया के रोने की आवाज आती जैसे कलीम उसे मारता हो। पता नहीं उनके बीच ऐसा क्या झगड़ा चल रहा था जो खत्म होने का नाम ना लेता था। मुझसे ना रहा गया। दिन के वक्त कलीम साहब ऑफिस चले जाते थे। मैं फौजिया के घर गई। वो बेसुध पलंग पर पड़ी थी, उससे उठा नहीं जाता था। जुलेखा ने दरवाजा खोला। वो फौजिया की पाइंती बैठी थी। जाते ही पूछा, क्या फिर मारा है उसने तुम्हें? मेरे अपनायत भरे लहजे पर वो फूट फूट कर रो पड़ी। कहने लगी, रोज ही मारता है, सारे बदन पर नील पड़ गए हैं। मेरा बदन अब तो फोड़े की तरह दुखता है। आखिर मारने की वजह क्या है? कोई खास वजह नहीं होती। प्यार भी बहुत करते हैं, जरा सी बात पर मूड भी खराब कर लेते हैं, मारने पर उतर आते हैं, माफी मांगकर मना लेते हैं। ये कैसा प्यार है भाई? ये तो सरासर अजियत पसंदी है। शायद नफ्सियाती मरीज है तुम्हारा शौहर। हमारे साहब तो कभी ऐसा नहीं करते। फौजिया ने मुझे ये कहकर चुप करा दिया कि छोड़िए इस बात को। कलीम दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, बस गुस्से के तेज हैं, उनका गुस्सा वक्ती होता है। फौजिया के हौसले और सब्र पर मैं उसका मुंह तकती रह गई। एक शाम को उसके बराबर वाली पड़ोसन मिसेज आसिम आ गई। कहने लगी, रबिया फौरन आओ, आज तो वो शकीउल कल्ब फौजिया बेचारी को मार ही डालेगा। मुझसे उसकी कराहें बर्दाश्त नहीं होती। अब हम लोगों को कोई एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने हमारा सुकून बर्बाद कर दिया। मैं मिसेज आसिम के कहने पर अपने सेहन से निकली और कलीम की दीवार पर कान लगाए तो फौजिया की दर्दनाक सिसकियां सुनाई देने लगी। फिर सिसकियां रोने की बुलंद आवाज में तब्दील हो गईं। तब लगा किसी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया हो। देखा, मैंने कहा था ना कि वो उसे मार रहा है। अफवाज से पूछे बगैर मैं इन हालात में किसी के घर नहीं जा सकती। मैंने उन्हें साफ बता दिया। वो अफसोस करके घर लौट गई। दूसरे रोज सुबह जब कलीम दफ्तर चला गया, मैं और मिसेज तैयब फौजिया के पास गई। उसकी बुरी हालत थी, मुंह पर नील थे और वो बिस्तर पर पड़ी थी। हमें देखकर बेइख्तियार रो पड़ी। ऐसे जालिम आदमी के साथ तुम क्यों कर रहती हो? मैंने कहा, औरत का कोई ना हो तो वो कहां जाए अपने घर के सिवा? ये तुम्हारा घर है या अकूबत खाना? मिसेज तैयब गुस्से से बोली, तुम भी अजियत पसंद हो, मैं क्या क्यों नहीं चली जाती? छोड़ दो ऐसे जालिम शख्स को। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो इसकी पुलिस में रिपोर्ट करा देती। पुलिस का नाम सुनकर फौजिया का रंग फक हो गया, परेशान दिखाई देने लगी। मैंने चाय बनाकर उसे पिलाई। उस दिन मुझे उस पर बहुत तरस आया। सोचा कि इसके मैके इत्तला कर दूं कि आकर अपनी बेटी को ले जाओ। किस जालिम के हवाले कर दिया है, कम से कम आकर इसका हाल तो देखो। फौजिया ने हमें हर तरह का एक्शन लेने से मना कर दिया तो मजबूर होकर हम वापस घर लौट आए। 2 दिन खामोश रही, लेकिन मेरे दिल को इस मासूम सूरत लड़की का गम घुन की तरह लग गया था। किसी पल आराम न था।
हर लम्हा फौजिया के बारे में सोचती रहती थी। हफ्ता भर जुलेखा नहीं आई, दुआ कर रही थी कि जुलेखा आ जाए। दुआ कबूल हुई, गेट की बेल बजी। जुलेखा आई थी। वो हंस आदत बातें भी करने लगी। बीबी, मैं तो फौजिया बीबी का हाल देखकर परेशान हूं। जाने कैसा आदमी है उसका, हर वक्त मारता रहता है उसे। ऐसा तो कोई जानवरों से भी सलूक नहीं करता। बेचारी की मार खा खा कर बुरी हालत हो गई है। हाँ जुलेखा, मुझे भी इस बात का दुख है। क्या करें, कैसे उसकी मदद करें, जबकि वो मदद पर राजी नहीं है, मना कर देती है। अल्लाह जाने क्या मामला है, मेरी तो समझ से बाहर है। हमारा सुकून बर्बाद होकर रह गया है। काश ये लोग हमारे पड़ोस में ना आते, ये घर खाली रहता तो अच्छा था। मैंने सोचा कि इनके घर की सफाई का काम छोड़ दूं। कल की बात है, जब मैं गई तो वो रो रही थी, आंखें सूजी हुई, सुर्ख थी। बोली, रात फिर हमारा झगड़ा हुआ और कलीम ने मुझे बहुत मारा है। पहले मारते रहे, फिर गुस्ल खाने में ले जाकर नलके के नीचे खड़ा कर दिया और पानी खोल दिया। इतनी सर्दी में भला कोई ठंडे पानी में नहाना बर्दाश्त कर सकता है? वो बुखार में पड़ी है। मैंने अल्लाह का वास्ता देकर पूछा, बीबी मुझे बता दो क्यों झगड़ा होता है रोज रोज, वो क्यों आप पर सख्ती करता है? इतना बताया कि कलीम शादीशुदा है और 4 बच्चे हैं उसके। मैं उसकी दूसरी बीवी हूं। अब कहता है कि तुम मेरे घर से चली जाओ। कहाँ जाऊं? जहां मर्जी चली जाओ, मैं नहीं जा सकती। मेरा कोई घर है और ना रिश्तेदार, माँ बाप कोई भी नहीं है। मैं कलीम के घर को नहीं छोड़ सकती। मुझे तो ये कहानी लगती है। जुलेखा, बात कुछ और है, लेकिन हम ज़हनी अजियत में मुब्तला हैं। इनकी अजियत पसंदी अब बर्दाश्त नहीं होती। बेशक ये उनका घरेलू मामला है, मगर जुल्म की एक हद होती है। मैं चाहती हूं कि मोहल्ले के सारे मर्द मिलकर उसके पास जाएं और कलीम से पूछें कि वो रोज अपनी बीवी को क्यों मारता है। मैंने अपने शौहर को मनाकर राजी किया। पहले तो वो राजी ना होते थे, फिर तैयब साहब के हमरा कलीम से मिले और कहा कि आप हमारे पड़ोसी हैं, बेशक आपका ये घरेलू मामला है, लेकिन हमारा सुकून बर्बाद हो गया है। आखिर आप अपनी बीवी से ठीक तरह से क्यों नहीं पेश आते? बहरहाल उन दोनों ने उसे काफी समझाया कि यहाँ रहना है तो सही तरीके से रहना होगा, वरना आप यहाँ से चले जाएं। ऐसा न हो कि आपका कोई पड़ोसी पुलिस वालों से ताबन मांगने पर मजबूर हो जाए। इस वाक़े के अगले दिन कलीम साहब ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। फौजिया को चंद मिनट मौका मिला तो वो मुझसे मिलने आई। गले लगकर बहुत रोई। बोली, वाकई आपको मैं अपनी बड़ी बहन जैसा मानती हूँ। दुख सुख गमगुसारी आपसे करती थी, लेकिन अब हम वापस जा रहे हैं। अल्लाह जाने दोबारा कभी मुलाकात होती है या नहीं। आंसू उसकी आंखों से रवां थे। मेरी आंखों में भी नमी आ गई। फौजिया, जा तो रही हो, तुम कम से कम इतना तो बता दो कि तुम मियां बीवी का क्या झगड़ा है। बाजी, इंसान खता का पुतला है। मुझसे भी खता हो गई। अपनों को धोखा देकर एक अजनबी पर भरोसा कर लिया। कितना माँ ने रोका था कि कॉलेज से देर से घर ना आया करो। अल्लाह जाने क्यों इतनी देर कर देती हो। उन्हें शक हो गया था और माँ का शक सही था। मैं अपने क्लास फेलो की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी। वो एक अमीर ज़ादा था। मुझे शादी के ख्वाब दिखाकर लूट लिया और एक रोज़ मैं उसके लिए घर से फरार होकर उसके घर पहुंच गई। उसकी माँ ने मुझे सख्त नापसंद किया और खड़े खड़े घर से निकाल दिया। तो उसने कहा, फिलहाल तुम मेरे एक दोस्त के घर पनाह ले लो, मैं बाद में हालात हमवार होते ही तुम्हें अपना बना लूंगा। उसके दोस्त का नाम कलीम था। उसने कलीम को फ़ोन करके मुझे उसके हवाले कर दिया। कलीम मुझे अपने साथ ले आया। जिसकी मोहब्बत में घर छोड़ा था उसने ही बंगला किराए पर लिया और कलीम ने मुझे यहाँ पनाह दी। बाद में मेरे धोखेबाज महबूब ने अपने दोस्त को कह दिया कि मैं फौजिया से शादी नहीं कर सकता, तुम इसे इसके वालदैन के हवाले कर दो। वालदैन के पास नहीं जा सकती थी। मेरे 3 जमा साल भाई हैं, वो मुझे कत्ल कर डालते। वहां किस मुंह से लौट कर जाती, जिनकी इज्जत मिट्टी में मिलाकर भाग आई थी। अल्लाह जाने मेरे बाद उन पर क्या क़यामत गुजरी और कैसे उन्होंने बदनामी को बर्दाश्त किया। कलीम ने मुझे पनाह दी, लेकिन जब उसके दोस्त ने बता दिया कि मैं कभी फौजिया से शादी नहीं कर सकता, तुम उसे किसी तरह चलता करो, तो वो शशोपंज में पड़ गया। उसने दोस्त को समझाया, मगर उसने कोरा ही जवाब दिया। तो कलीम ने कहा कि चलो तुम्हारे वालदैन के हवाले कराता हूं। मैं राजी ना हुई। मुझे इस शख्स से उनसियत हो गई। कलीम मुझे काबिले भरोसा लगता था। मैंने कहा कि तुम मुझसे निकाह कर लो। उसने बताया कि मैं शादीशुदा और 4 बच्चों का बाप हूं, तुमसे शादी नहीं कर सकता और मजीद तुम्हें पनाह में भी नहीं रख सकता।
कब तक अपने घर बार बीवी बच्चों को छोड़कर तुम्हारे साथ रहूं? महज तुम्हारी निगरानी की खातिर और मुआशरे से झूठ बोलता रहूं कि तुम मेरी बीवी हो, हालांकि तुम मेरी बीवी नहीं हो। तुम अपने वालिदैन के घर जाओ या जहां जी चाहे चली जाओ, बस रोज यही झगड़ा होता है। मैं ढीठ बनकर यहां रह रही हूं। हर रोज वो जाने का कहता है और मैं दरवाजे की चौखट पकड़ लेती हूं। रोती हूं, पहले वो धक्के देता है, फिर उसे तरस आ जाता है, लेकिन मुझे मारकर गुस्सा निकालता है। मेरी तकरार है कि तुम मुझसे निकाह कर लो और उसकी तकरार है कि तुम चली जाओ, मेरी जान छोड़ दो। मैं कैसे इस पनाह को छोड़कर चली जाऊं और कहां जाऊं? जो पनाह देगा वो सिर्फ मुझसे आर्जी खुशी के लिए कुछ अरसा पास रखेगा। मैं और रुकना चाहती हूं। मर जाऊंगी या कलीम से निकाह करूंगी। अब तुम लोग कहां जा रहे हो? कलीम मुझे अपनी वालदा के पास ले जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मजबूर होकर मां को एतमाद में लिया है। औरत का दिल नर्म होता है। वो मुझसे कलीम के निकाह पर रजामंद हो गई हैं। अब उसे अपने वालिद को राजी करना है, क्योंकि कलीम की बीवी उनकी सगी भतीजी है। क्या वो राजी हो जाएंगे? अगर ना हुए तो कलीम की वालदा ने कहा है कि वो अपने शौहर को राजी कर लेंगी। मेरे हक में दुआ करना। इसके बाद उसने कभी मुझसे राब्ता नहीं किया। नहीं मालूम उसकी मंजिल उसे मिली या नहीं, लेकिन आज भी मेरे लबों पर उसके लिए यही दुआ है कि अल्लाह करे उसे मंजिल मिल जाए और वो जहां हो इज्जत भरी जिंदगी गुजार रही हो। दोस्तों, देखा कि अगर लड़की गलत कदम उठाती है तो उसका नतीजा ऐसा ही निकलता है। इसलिए मेरी तमाम लड़कियों से गुजारिश है कि खुदारा ऐसा कदम ना उठाएं जिसकी वजह से वो ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने घर वालों की जिंदगी भी तबाह हो और वो मुआशरे में शर्म से सर झुकाकर जिए। और लड़कों से भी यही कहूंगा कि खुदारा किसी की बेटी को यूं बेआबरू ना करो, वरना माँ, बहन और बेटी के रूप में ये शहजादियां आपके घरों में भी हैं। अगर आज किसी को बेआबरू करोगे तो देर नहीं कि खुद भी यूं ही जलीलो ख्वार होगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।